हेलो छात्र, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आज की क्लास में जुड़ जाइए। 30 डेज चैलेंज वाले क्लास का आज छठा दिन है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ त्रिभुज। त्रिभुज क्लास 10th में मैट्रिक बोर्ड के लिए छठे अध्याय के रूप में प्रकाशित है, जिसे मैं आज बताने जा रहा हूँ। त्रिभुज होता क्या है? तो जनरली रूप से त्रिभुज जो होता है वो तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति होते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति होते हैं। लेकिन क्या इसका अध्ययन वहीं तक सीमित है इसमें? तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबसे मेन रूप त्रिभुज में हमें उसके रिलेशन को पढ़ने हैं, उसके संबंध को पढ़ने हैं, जो समरूप और सर्वांग समता से होकर गुजरती है। तो यहाँ रिलेशन के रूप में हमेशा दो त्रिभुज की बात होगी। जैसे एक है ABC और एक है PQR। तो सबसे पहली बात हम इसमें बात करेंगे कि अगर दो त्रिभुज हों तो दोनों में समरूप होने की शर्त क्या होते हैं। क्या होने की? समरूप होने की शर्त क्या होते हैं। और दूसरा पे हम बात करेंगे कि सर्वांगसम होने की शर्त क्या होते हैं। सर्वांगसम होने की शर्त क्या होते हैं। समरूप का अर्थ होता है एक रूप का, एक रूप का। जैसे आप सिक्का देखे होंगे, 5 रुपया का सिक्का छोटा होता है पर वो भी वृत्त के आकार का होता है। 10 रुपया का सिक्का बड़ा होता है पर वो भी वृत्त के आकार का होता है। ये दोनों एक ही जैसा है पर एक ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात कर लें कि 5 ही रुपया वाला दो सिक्का ले लिया जाए तो दोनों सिक्का एक जैसा ही होगा कि एक ही होगा, तो बिल्कुल एक ही होगा। ये दोनों में कोनो फर्क नहीं रहेगा, दोनों में कोनो फर्क नहीं रहेगा। एक दूसरे के ऊपर रखने से दोनों एक दूसरे से ढक जाएगा, तो ढक जाएगा तो वो हो जाएगा सर्वांगसम। और दोनों एक दूसरे के ऊपर रखने से सेम चारों तरफ बच जाए, सेम आकृति से बच जाए, सेम दूरी बच जाए, तो आप समझिए वो समरूप हो जाएगा। समरूप का अर्थात आप इस बात से भी अंदाज लगा सकते हैं कि कोई आकृति है उसको जूम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? जूम। जूम इन और जूम आउट आप समझते होंगे अगर मोबाइल यूज करते हैं तो। जूम इन या जूम आउट जो की जाती है वो समरूप आकृति होती है। और एक ही चीज का फोटो कॉपी निकाल के दे देना, जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों का टेस्ट के लिए, तो वही क्वेश्चन सबके पास होता है, तो वो बिल्कुल सर्वांगसम होता है, एक ही जैसा होता है। तो दोनों में यही फर्क है। अब समरूप होने की शर्त कौन कौन सी होती है? तो समरूप 2D आकृति होता है। 2D आकृति में भुजाएं की संख्या आएगा। तो पहला शर्त हमारे पास है भुजाएं की संख्या समान होनी चाहिए। संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, यानी कि भुजाएं की संख्या समान हो। इतना ही लिखिए, भुजाएं की संख्या क्या हो? समान हो। दूसरा शर्त हमारे पास क्या है जी? संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो, समान हो। क्या हो? समान हो। तीसरा शर्त हमारे पास क्या है? संगत भुजाएं। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात में हो। अनुपात में हो। संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। देखिए, समरूप दिखाने के लिए सबसे मेन शर्त है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। सबसे मेन, इसका जरूरत ज्यादा पड़ता है। हालांकि अपने आप में सभी शर्त एक दूसरे से अलग अलग हैं और सब होना जरूरी है। सबसे पहला भुजाओं की संख्या समान हो, इस बात का अर्थ है कि त्रिभुज जब समरूप होगा तो त्रिभुज से ही हो सकता है, चतुर्भुज से तो नहीं हो पाएगा, काहे कि चतुर्भुज जैसा त्रिभुज दिखेगा ही नहीं। उसी तरीका से कोई भी आकृति रहे तो भुजाएं समान होगा, चतुर्भुज चतुर्भुज के मतलब कि समरूप होगा। संगत कोण समान हो, मतलब यहाँ पे यदि कोण आधार और एक ऊपर जाने वाली रेखा के बीच का कोण थीटा है तो अगला में भी बिल्कुल सेम कोण थीटा होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। कहने का मतलब ये 2 है, 2 का दुगुना 4 हो गया है, तो ये 3 का दुगुना 6 ही होगा, 4 का दुगुना 8 ही होगा, तब जाके समरूप। ओके, चलिए, सर्वांगसम और समरूप ये दोनों में यदि हम फर्क के रूप में समझें तो फर्क बिल्कुल भी नहीं होता है। होता है तो सिर्फ एक ही चीज कि इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो अनुपात के रूप में नहीं होता है, बल्कि इसकी संगत जो भुजा होती है, संगत जो भुजा होती है
वो बिल्कुल समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। बाकी जो दो शर्त रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे। पहला क्या रहेगा, तो भुजाएं की संख्या समान हो, क्या हो, समान हो। दूसरा क्या रहेगा जी, संगत कोण, बोलिए, संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। तो ये हो गए समरूप और सर्वांगसम होने की शर्त। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या ये क्वेश्चन आता है तो आपको कितने अंक मिलेंगे, 2 अंक। सिंपल और साधारणता क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, समरूप होने की शर्त को लिखे, तीनों लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा, आकृति बना देना। सर्वांगसम होने की शर्तों को लिखे तो लिख देना है, आकृति ऐसा ही बनाना है, बस ध्यान उसमें देना है कि इधर 2 है तो इधर भी 2 रहेगा, इधर 3 है इधर भी 3 रहेगा, इधर 4 है तो इधर भी क्या रहेगा, 4 है। बस इस बात पे ध्यान देते हुए समरूप और सर्वांगसम खत्म होती है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको जांच करके दिखाना है कि समरूप है कि सर्वांगसम। 2 क्वेश्चन लेंगे, दोनों रहेगा, ज्यादा मजा आएगा। चलिए, तो उदाहरण के रूप में एक ले लेते हैं ताकि हमें जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और समझ में भी बेहतर आता रहे। 3 4 5, 3 4 5, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री, यहाँ पे है 60 डिग्री, 3 5 के साथ यहाँ भी है 60 डिग्री और बाकी शेष कोण तो बच जाएगा, दे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है और ये 3 है, ये 6 है। अब आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन में 2 आकृति, दूसरा क्वेश्चन में 2 आकृति, कौन समरूप है कौन सर्वांगसम होगा। समरूप होने के लिए भुजाएं समानुपाती होना चाहिए। इसमें भुजाएं बराबर बराबर दिख रहा है, कोई गुना तो हमको नहीं दिख रहा है, तो ये समरूप तो नहीं हो पाएगा। इसमें भुजाएं समानुपाती दिख रहा है, भाई साहब काका लिख दिए, 4 3 2 4 ना होगा यहाँ पे। चलिए ठीक, 2 गुना 2 क्या हो जाएगा 4, 3 गुना 2 6 हो गया, 4 गुना 2 कितना हो गया 8, सब 2 गुना है, इसलिए आकृति क्या होगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। इसमें भुजाएं देखिए समान लंबाई के, 3 इधर है, 5 इधर है, 4 इधर है। बात है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, तो 3 और 5 भुजा के सामने बनाने वाला कोण क्या है जी, 60। यहाँ भी 3 और 5 के साथ, 4 और 3 के साथ क्या है जी, 30 है, तो यहाँ भी 4 और 3 के साथ कितना है, 30। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। अब यहाँ देखो, समरूप की जो चिन्ह होती है वो कुछ इस तरीका से लिखा जाता है, ऐसे, यानी कि यदि त्रिभुज एबीसी है तो एबीसी, और समरूप लिखेंगे त्रिभुज डीईएफ या पीक्यूआर, कुछ भी। सर्वांगसम के कैसे लिखेंगे, तो सर्वांगसम का एक बराबर और ऊपर से समरूप के चिन्ह, यानी कि त्रिभुज एबीसी और सर्वांगसम हो जाएगा बुआ, क्या हो जाएगा, त्रिभुज डीईएफ, इस तरीका। ओके, डन है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे समझने वाली बात है कि सर्वांगसम के बाद हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो सर्वांगसम के बाद इसमें पढ़ना तो बहुत सारा चीज है जी, त्रिभुज थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है। इसमें प्रमेय के बारे में अध्ययन करना है। क्या, प्रमेय। कौन कौन प्रमेय, पहला 5 प्रमेय आप पढ़ लिए अगर अच्छा तरीका से, तो ये 5 नंबर ला करके सिर्फ प्रमेय देगा एग्जाम में। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक प्रमेय बिल्कुल फिक्स होता है जो कि आएगा ही आएगा। तो चलिए, पहला क्या है जी, पहला है पाइथागोरस, सॉरी, पहला थेल्स प्रमेय पढ़ लीजिए, थेल्स प्रमेय। दूसरा क्या है जी, अब थेल्स पढ़े हैं तो इसका विलोम भी पढ़ना पड़ेगा, तो थेल्स प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम। तीसरा के बाद चौथा, सॉरी तीसरा है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तीसरा के बाद चौथा क्या है जी, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, प्रमेय का विलोम। 5 में क्या होगा, तो 5 नंबर जो प्रमेय है वो ऐसे इसमें लिखता नहीं है वो किताब में, पर हम अपने अनुसार से लिखते हैं, क्षेत्रफल प्रमेय। क्या, क्षेत्रफल प्रमेय, यानी ये होता है वैसे 2 त्रिभुज
जो समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। प्रमेय कुछ उसी तरीका से परिभाषित करते हैं इसको, लेकिन हम अपने तरीका से इसको मान लिए हैं। ये जो है क्षेत्रफल वाला प्रमेय है, ताकि याद करने में हमको आसानी हो जाए। क्या हो जाए? आसानी हो जाए। ओके डन। तो ये सारे प्रमेय का हम क्या करेंगे कि अलग अलग से 5-5 मिनट 6-6 मिनट में हम सिद्ध कर करके आपको वीडियो डाल देंगे। अगर इस वीडियो में ये सारे प्रमेय बताते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग से हम 5 वीडियो डाल के और आपको बता देंगे। ठीक है, ये प्रमेय ध्यान रखेंगे, 5 प्रमेय को याद रखना अच्छे तरीका से, बिल्कुल याद कर लेना है। ये नहीं कि अच्छा ठीक है सर वैसे नहीं काम चलेगा। तो अभी हम आगे क्या चल रहे हैं, आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। प्रमेय देखने के बाद आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भैया? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा ऐसा, एक त्रिभुज बना रहेगा, एक ये रेखा दिया रहेगा और इसमें लिखा रहेगा यदि एबीसी त्रिभुज है जिसमें डीई भुजा जो है वो समांतर है जी बीसी के। इसके समांतर है बीसी के। यहाँ ए से डी की दूरी 3 है, डी से बी की दूरी 5 है, ए से ई की दूरी 7 है। तो आप बताइए या ई से एक्स की दूरी क्या होगा? ये चलिए इसको 6 ले लेते हैं। तो ई से एक्स की दूरी क्या होगा? तो यहाँ पे लगता है थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगता है? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजा को एक ही अनुपात में बांटता है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर रहेगा। तो 3/5 बराबर हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा? 6/x। तो तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो 3 गुना x हो जाएगा 3x और 6 गुना 5 हो जाएगा 30। 3 से काटेंगे आंसर आएगा 10। ये हो गया थेल्स प्रमेय का उपयोग। इसका उपयोग थेल्स प्रमेय का 10 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर है तो आंसर भी क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम पे एक प्रश्न। थेल्स प्रमेय के विलोम। ओके, जैसे एक त्रिभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक त्रिभुज दे रखा है। अब एक रेखा ऐसे दे रखा है, ये है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 36। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि डीई जो भुजा है वो बीसी के समांतर है कि नहीं है? ये आप बताइए हमको। पिछला में क्या बोले थे कि समांतर है, तो x का मान बताइए क्या होगा। लेकिन इसमें हम क्या बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यदि चारों भुजा दिया है तो आप हमको बताइए कि डी भुजा जो बीसी के समांतर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? थेल्स प्रमेय का विलोम लगाएंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा खींची जाए, मेरे साथ बोलेंगे याद होगा, यदि किसी त्रिभुज में कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो उसकी दो भुजा को एक ही अनुपात में बांट दे तो खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले चेक करते हैं कि अनुपात बराबर है कि नहीं है। तो 6/12 बराबर 18/36। देखते हैं काट के, 6 से 2 बार में, 18 से भी 2 बार में, इधर आया 1/2, इधर भी आया 1/2। अनुपात तो सेम लग रहा है जी, लग रहा है ना। चूंकि अनुपात सेम है इसलिए हम कह सकते हैं कि डी से ई तक की जो दूरी होगा वो समांतर होगा किसके? बीसी के। दैट इज प्रूव्ड। ओके चलिए, तो थेल्स प्रमेय का विलोम पे एक क्वेश्चन कर लिए। अब कर लेते हैं बउआ किस पर? पाइथागोरस प्रमेय पर। किस पर? पाइथागोरस प्रमेय पर। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय पे क्वेश्चन कैसे करेंगे, पहले उसका कथन समझ लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा, सॉरी पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, क्या हो? एक कोण समकोण हो, तो उसके सबसे बड़े भुजा यानी कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो आप बताइए ये है, ये बी है, ये सी है, ये मान लीजिए है, ये 7 है, ये 12 है। चलिए इसको 5 मान लेते हैं। अब बताइए ई वाला क्या होगा। तो अब ये भी हम बताएं कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री है तो 90 डिग्री वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो उसमें बाव वाला प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय वाला प्रमेय लगता है, क्या करता है जी कि उसमें कर्ण का वर्ग जो है, कर्ण कौन होगा? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा।
ठीक है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ओके, चलो तो हम क्या लिखेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। किसका वर्ग? आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है जी, हमें नहीं मालूम, x मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर लंब क्या है 5 के स्क्वायर प्लस आधार 12 के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 169। कोनो दिक्कत है? स्क्वायर हटावेंगे हो जाकर रूट होगा, 169 के वर्गमूल हो जाएगा, होगा तो प्लस माइनस 13। लेकिन आप ये बताइए कि किसी भी त्रिभुज की भुजा माइनस में होती है? नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्या हो जाएगा होगा 13 हो जाएगा। तो x के मान 13 सेंटीमीटर आएगा, यानी इससे कर्ण क्या होगा 13 होगा। चलिए, एक पाइथागोरस प्रमेय पे मैंने प्रश्न करा दिया। एक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। एक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा का वर्ग 25 है, 7 है और 24 है, सबसे बड़का भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो जाएगा, तब बड़का भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो हम चेक करके देखते हैं कि बड़का भुजा 25 है, तो 25 का स्क्वायर जो है वो शेष दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है कि नहीं है? तो 7 के स्क्वायर होगा प्लस किसका स्क्वायर होगा? 24 के स्क्वायर होगा। 25 के स्क्वायर 625, 7 के स्क्वायर 49, 24 के स्क्वायर 576 होता है। चलिए हम जोड़ करके देखते हैं, अगर सेम आ गया 90 डिग्री होगा, अगर नहीं आया तो 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, चलिए तो यहाँ तो हमको लग रहा है 9 6 15 होता है, बाकी 1 7 4 11 1 12 5 1, ये भैया ये तो बराबर आ गया जी। ए बाबा, तो 25 के सामने वाला जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? चलिए नाम देते हैं और उसके बाद लिख देते हैं कि कोण बी इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। साबित होगी? तो दिक्कत है? आप तैयार हैं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे है क्षेत्रफल प्रमेय। कौन सा प्रमेय? क्षेत्रफल प्रमेय। देखिए थोड़ा फास्ट करने का कारण है कम समय में ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंचाना, ठीक है। अब क्षेत्रफल प्रमेय पे हम बात थोड़ा सा कर लेते हैं। क्षेत्रफल प्रमेय दो त्रिभुज में लगता है। किस त्रिभुज में? दो त्रिभुज में। उसके बाद ध्यान रहे दोनों त्रिभुज समरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समरूप होना चाहिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है, जो दोनों एक दूसरे के समरूप है और दोनों का क्षेत्रफल दे रखा है। मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको मान लेते हैं 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी एक भुजा को मैं लिख देता हूँ 7.2। तो आप बताइए इसकी भुजा क्या है? इसकी भुजा क्या है? तो अभी मैं बताया कि दो त्रिभुज यदि समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात में होता है। कहने का मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ इज इक्वल टू व्हाट? कमेंट कीजिए, क्या होगा जी? जो भुजा दिया है बीसी और जो भुजा पूछा है ईएफ के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ होगा 64 बटा में होगा 36 बराबर होगा बीसी का मान 7.2 और बटा में ईएफ एक्स है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। स्क्वायर हटावेंगे इधर रूट आएगा तो रूट हो जाएगा 64 बटा में 36, इधर होगा 7.2 और बटा में एक्स। वर्गमूल निकालने का होगा 64 का वर्गमूल 8 बटा 36, सॉरी 6 ना हो जाएगा 8 बटा 6, 7.2 और बटा में एक्स। 8 से काटेंगे तो 9 8 72, मतलब 0.9 बार में कटेगा। इधर 1 होगा तो इसे भी गुना कर देंगे तो x गुना 1 बराबर x होगा, बराबर 6 को गुना करेंगे 9 से तो 9 6 का 54, यानी कि 54 में एक अंक पहले दशमलव 5.4 सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत है? समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। चलिए तो आगे बढ़े तो क्षेत्रफल प्रमेय यदि खत्म हो गया तो प्रमेय पे सारे उदाहरण खत्म हो गए। सारे उदाहरण प्रमेय की ओर से क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यदि हम बात करें तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता ही आता है। जैसे एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें AB बराबर है, सॉरी
ए बी नहीं, ए सी बराबर है बी सी तथा कौन सी समकोण है, तो सिद्ध करें कि क्या करें, सिद्ध करें कि ए बी के स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। कैसे होगा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, काहे कि बोला है 90 डिग्री होना चाहिए। सी दे दीजिए जहां 90 बन रहा है, ए ऊपर होगा बी इधर होगा, वो आपकी मर्जी पे है, बी ऊपर भी दे सकते हैं। अब बात है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है, तो हम हल की बात कर रहे हैं कि कैसे हल करेंगे। तो समकोण त्रिभुज में चूंकि कौन सी 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बउआ, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो शेष दो सबसे बड़े भुजा यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के बराबर होता है। इसलिए बी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ओके, चलिए तो AB के स्क्वायर रहने देता हूँ, बराबर में AC के स्क्वायर अब प्लस BC के स्क्वायर है। तो एक काम कीजिए कि हमको AC लाना है, तो BC को AC में बदल दिया जाए। तो AC के स्क्वायर रहने देते हैं, BC को AC लिख देते हैं, तो AC के स्क्वायर तो 2AC के स्क्वायर हो जाएगा, एगो प्लस एगो दूगो, इधर क्या होगा AB के स्क्वायर। चलिए हो गया आपका आंसर, प्रूव्ड। समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए तो आगे क्या रह गया, और कुछ रह गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको बनाना ना भूलेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के क्लास त्रिभुज समाप्त होता है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह जुड़े रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।